आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई। और की हाल चाल भाई? चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली के सामने आ चुका हूं सर। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 47 आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है जी। लास्ट सेशन में हमने टोटल मेरे ख्याल से इनकम टैक्स के ना 30 क्वेश्चन किए थे। एक बार मुझे फटाफट से पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आप यहाँ पे आ चुके हो और ये बताओ टोटल लास्ट सेशन में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। एक बार फटाफट से बताओ लास्ट सेशन में हमने इनकम टैक्स के कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ताकि मुझे पता लगे नालायको आप डेली बेस पे आ रहे हो। 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, यस यस 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। चलो ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब लास्ट सेशन के अंदर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब बैलेंस जो हमारे इनकम टैक्स के बैलेंस क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आज हम कंप्लीट कर दें, ठीक है जी। अच्छा एक बात और ध्यान देना, वैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बता दिया था कि मैं इनकम टैक्स के स्कैनर के मतलब जो आपका टैक्स का स्कैनर है फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे है, उसके 16 सेट बना के मैं डाल चुका हूं। और याद करो मैंने आपसे कमिटमेंट कितने सेट की थी, मैंने 20 सेट की थी। मैंने कहा था कि 2000 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूंगा, मैंने 1600 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, ठीक है जी। तो कल जो हमारा संडे है ना, अब कल हमारा यहाँ पे सेशन नहीं होगा और मेरे ख्याल से कल वैसे भी कल हमारी है 31 है ना। कल हमारी आज सैटरडे है, सैटरडे 30 तारीख। हाँ तो कल हमारा 31 है। कल वैसे भी हमारा लॉकडाउन का लास्ट डे है, जो भी हमारा ये वाला लॉकडाउन तो चल रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद तो गाइडलाइंस जो भी हैं, अब ध्यान रखना। अब उसके बाद कल मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा जी। कल मुझे 4 सेट पूरे कंप्लीट करने हैं, कल हमारा ऑफ रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि कल मेरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक मैं इनकम टैक्स का रिवाइज आपको करवा दूं, उम्मीद करूंगा। बट अगर कल ध्यान रखना, कल आपने कुछ नहीं करना। कल जितने भी सेशन अभी तक हमारे हुए हैं उसमें अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको होगा ना, तो डाउट्स आपने हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ताकि जब ट्यूसडे को मेरा सेशन होगा, ट्यूसडे को बैलेंस हम जीएसटी के क्वेश्चन कंप्लीट करके दिसंबर 18 का पूरा पेपर जो होगा हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो अपने दोस्तों को भी बोल देना कि कल शाम को हमारा सेशन नहीं होगा। कल मुझे 4 सेट बनाने हैं और 4 सेट मुझे अपलोड करने हैं। टोटल 20 सेट जो मैंने कमिटमेंट की थी फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे, कल मैं पूरे कर दूंगा, ठीक है। तो आपने वो 2000 एमसीक्यूज वो करने हैं और जो डेली शाम को हम ये वाले एमसीक्यूज कर रहे हैं, आपने फिर बैलेंस एमसीक्यूज ये करने हैं। अगर ये दोनों आपने कंप्लीट कर लिए ना, इट मीन इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो अब सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फटाफट से बताओ जी, क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है यस सर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो रीडर देखो ध्यान से। तो आज हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो भी डाउट्स थे वो मैंने आपको रिप्लाई कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 आज हमें करना है, ठीक है जी। और प्लीज मेरी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है जी, मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बीच में बिना बात की फिजूल की बातें करते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सेशन चल रहा होगा, सिंगल बच्चा भी बीच में कोई भी कमेंट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूंगा इसका आंसर दो, सिर्फ तब आपने आंसर देना, बिना बात के बातें नहीं करनी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उससे बिना बात के ना सारे क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दिखाऊंगा एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना वो सेम पैटर्न पर बनेंगे। बस एक बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो कोई बातचीत नहीं करेगा, ध्यान रखना, माता रानी पाप लगाएगी फिर आपको, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। एक बार क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कहना चाह रहा है द लॉस कंप्यूटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ बाय इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द सेम ईयर फ्रॉम। पहले तो मुझे इतना बताओ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हैं। अगर मैं सेम हेड की बात करूंगा तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं दूसरे हेड की बात करूंगा तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट होती है, अगर आपको सेट ऑफ का चैप्टर ध्यान आ रहा हो। और कई बच्चों के मन में ना ये डाउट होता है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस क्या सैलरी से खत्म होंगे, नहीं होंगे? सर आपको मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सारे हेड की इनकम से खत्म हो जाएंगे, बस कैजुअल इनकम से खत्म नहीं होंगे। और कैजुअल इनकम का मतलब क्या है? अगर इनकम बैटिंग की है, गैम्बलिंग की है, लॉटरी की है, उस इनकम से किसी भी हेड के लॉस खत्म नहीं होते। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी से भी खत्म होंगे, बिजनेस से भी खत्म होंगे, अदर सोर्स से भी खत्म होंगे, कैपिटल गेन से भी खत्म होंगे। बट एक बात ध्यान देना, टोटल मिला के 2 लाख तक खत्म होंगे। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करूंगा उस केस में लिमिट नहीं है। अगर मैं दूसरे हेड की बात करूंगा ना, फिर आपके 2 लाख रुपए की लिमिट है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी।
तो उसके अंदर वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि दूसरे हेड की इनकम से लिमिट कितनी है, 2.5 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 2 लाख, आंसर इज डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरे हेड की इनकम से हम 2 लाख तक के लॉस खत्म करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा सैलरी का है। याद करो सैलरी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि जो आपने क्लास में किया था एक सेक्शन नंबर 89(1), अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि अगर आपको सैलरी के एरियर्स मिलते हैं उस केस में रिलीफ कैसे मिलेगा, वो सेक्शन 89(1) का मैटर है। और एक पॉइंट मुझे और बताना सर, यहां पे ना आपको मैंने बताया था जो वीआरएस होता है, जो वीआरएस हमारा सेक्शन 10(10)(c) के अंदर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वीआरएस का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एक पर्सन जो है ना, या तो वो बेनिफिट क्लेम करेगा सेक्शन 10(10)(c) का, या बेनिफिट क्लेम करेगा 89(1) का। इसका मतलब क्या है, एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर मान लो मुझे वीआरएस जो है ना, वीआरएस मुझे लेट मिला। अब अगर वीआरएस मुझे लेट मिला तो मैंने कहा था वीआरएस का जो भी ट्रीटमेंट करोगे सेक्शन 10(10)(c) के अंदर करोगे। अब कई लोग पता क्या सोचते हैं, कई लोग ये बात बोलते हैं कि भैया वीआरएस मुझे लेट मिला ना, तो वीआरएस के जो भी मुझे एरियर्स मिले उसका रिलीफ मैं 89(1) के अंदर भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो आज मैंने रिटायरमेंट ली। अब अगर रिटायरमेंट मैंने आज लिया ना, तो आज मुझे वीआरएस नहीं मिला, वीआरएस मिला मुझे 3 साल के बाद। अब अगर वीआरएस मुझे 3 साल के बाद मिला, अब सोच के बोलना, अगर आप सेक्शन 10(10)(c) का बेनिफिट भी क्लेम करो और आप ये बोलो कि मुझे एरियर्स मिले हैं तो 89(1) का रिलीफ भी मुझे मिलेगा, तो आप डबल बेनिफिट क्लेम कर गए ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भैया जब भी आपको वीआरएस का एरियर्स मिलेंगे ना, या तो आप 10(10)(c) क्लेम करोगे या 89(1) क्लेम करोगे, दोनों में से एक ही बेनिफिट क्लेम करोगे, दूसरा क्लेम नहीं करोगे। और आपको मैंने क्लास के अंदर कहा भी था, जो बच्चे मेरे फेस टू फेस वाले होंगे और ऑनलाइन क्लास वाले होंगे, कि आपने वीआरएस का जब भी ट्रीटमेंट करना है सेक्शन 10(10)(c) के अंदर करना है। याद करो मैंने कहा था 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का होता है और 10(10)(c) वीआरएस का होता है। याद करें, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम, तो जो भी कम वाला होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। वो सारा ट्रीटमेंट हमने क्लास में किया था। अब यहां पर चेक करना वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एन असेसी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट when he is receipt of income as arrears or in advance during the previous year from his employer। हनी क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप 89(1) का क्लेम नहीं ले सकते, 89(1) का रिलीफ नहीं ले सकते। कब, अगर आपने इनमें से कहीं और रिलीफ ले लिया हो। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, देखो जी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सेक्शन 10(10)(c) का बेनिफिट ले चुके हो तो 89(1) का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, वैसे आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑलवेज ये बात ध्यान देना सर, ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि अगर कोई पर्सन 10(10)(c) का बेनिफिट ले चुका है तो 89(1) के जो रिलीफ कब मिलती है ना, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद चेक करो अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन यहां से काट देना, अब ये खत्म हो चुका है। एक सेक्शन 80 JJAA है। ये सेक्शन नॉर्मली आपके एग्जाम में कई बार आता भी है और कई बार नहीं आता। अब इस सेक्शन में कई बच्चों को दिक्कत आती है, और देखो मैंने क्या लिखा है, विल अपलोड सून। इट मींस मैं पूरी फैमिली के लिए ना इस डिडक्शन की एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि नॉर्मली ये बच्चा सेल्फ रीडिंग करता है और बच्चों को सेक्शन समझ में आता नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर 80 JJAA की ना एक रिवीजन वीडियो जो है मैं पूरी बना के डाल दूंगा, ताकि अगर किसी बच्चे को इस डिडक्शन के अंदर अगर कोई भी डाउट होगा वो वहां समझ लेगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को यहां से काट देना जी। ये क्वेश्चन 80 JJAA का है, बट ये पुराना क्वेश्चन है। अब 80 JJAA एक सेक्शन है, पूरा रिवाइज हो चुका है, तो पूरा रिवीजन के बाद ये सेक्शन क्या बोलता है, इसको मैं 3-4 दिन के अंदर रिवीजन क्लास बना के डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 ये बात कहना चाह रहा है, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अंडर सेक्शन 80 LA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। अब सर वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर एक यूनिट आपने SEZ के अंदर लगाई है, अब सोच के बोलना, अगर कोई यूनिट मैंने SEZ के अंदर लगाई है ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि भैया उसके पहले 5 साल के प्रॉफिट जो है ना हम 100% एग्जम्प्ट करेंगे, और अगले 5 साल के प्रॉफिट जो होंगे हम 50% एग्जम्प्ट करेंगे। याद करो मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि जब भी आप SEZ में कोई भी यूनिट लगाओगे तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है उसमें इंडियन इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन जो है ना वो नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि SEZ का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को किसी एरिया को डेवलप करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को डिक्लेयर कर देती है SEZ, कि अगर तुमने यहां पे फैक्ट्री लगाई होगी, तुम यहां पे जो भी काम करोगे तुम्हारे सारे के सारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, एग्जाम। बट मैंने कहा था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा नहीं होगा।
तो पहले 5 साल पूरे 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे और अगले 5 साल जो होंगे सिर्फ 50% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे, ये बात ध्यान देना। तो देखो वही आंसर यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 100% प्रॉफिट पहले 5 साल, और ऑप्शन नंबर बी क्या है 50%। तो ये दोनों जो होगा ए और बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमें मुश्किल लग रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें याद कैसे होंगे। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डेली आके अगर यहाँ पे नहीं बैठोगे ना, अब सोच के बोला, अगर ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल पढ़ा ना होता और आपने ये वाला सेशन भी अटेंड ना किया होता, आपका नंबर गलत हो गया था अगर एग्जाम में आ जाता। और अगर मैं कह रहा हूं कि आपने ये नहीं पढ़ा बट आपने सेशन अटेंड किया है, और अगर यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि विवेक सर ने सेशन में ना हमें समझाया था। तो जो बच्चे सेशन अटेंड नहीं कर रहे, उन्हें नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सर अगले आने वाले दिसंबर 18 और उसके बाद के जितने भी अटेम्प्ट है ना, जो क्वेश्चन बने हैं वो एक से एक बने हैं। और बच्चा सोच रहा है पुराने जमाने के, वो पुराने जमाने के क्वेश्चन नहीं बनते सर, क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे, थोड़े टेक्निकल बनेंगे और थोड़े ऐसे बनेंगे जो आपको देखने से लगेगा यार क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, जबकि वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर सेम बन गया तो मैं आंसर क्या दे के आना है। ठीक है जी, अगला देखो जी क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैट का क्रेडिट है, मैट क्रेडिट नहीं सॉरी एएमटी, जो एएमटी क्रेडिट है, अपने आप बोल देना एएमटी का क्रेडिट जो है वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हो, 15 साल तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, याद करो मैंने कहा था एक तो हमारा मैट होता है और एक हमारा एएमटी होता है। मैट हमारा 115 जेबी के अंदर है और एएमटी 115 जेसी के अंदर, तो उसने 115 जेसी की बात की है। तो 115 जेसी में क्या है एएमटी, उसका क्रेडिट जो है वो 15 साल के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये बात कहना चाह रहा है, which out of the following income is not to be club while computing income of Hindu undivided family for the assessment year 1920। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब एचईएफ की तुम टोटल इनकम निकालोगे ना, जब तुम एचईएफ की टोटल इनकम निकालोगे तो उस टोटल इनकम को निकालते हुए तुम कौन सी इनकम एचईएफ में क्लब नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो देखो उसने क्या बोला सर, एक तो जो पर्सनल इनकम होगी मेंबर की वो क्लब नहीं होगी, और एक जो स्त्री धन होगा, स्त्री धन क्या होता है सर, स्त्री धन का मतलब क्या होता है कि जब भी लड़के लड़की की शादी होती है, आप सोच के बोला मैरिज पर नॉर्मली क्या होता है, लड़की को ना थोड़ा बहुत दहेज, जिसको हम बोलते हैं दहेज बोलते हैं, या जब भी वो लड़की दूसरे घर में जाती है थोड़ा बहुत सामान साथ के अंदर मिलता है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जो स्त्री धन है, स्त्री धन का मतलब क्या है, उस लड़की को उसके पेरेंट्स ने जो पैसा दिया, ये जो पेरेंट्स ने एसेट दिए ना, वो जो होगा वो भी एचईएफ में क्लब नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। और ये सिंपल सी बात है, एक बात मैंने सोच के बोलना, सर मान लो फॉर एग्जांपल हम 4 लोगों की एचईएफ है, मेरे पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, मान लो हम सब की एचईएफ है और हमारी पर्सनल इनकम पर हम टैक्स पे करेंगे या एचईएफ टैक्स पे करेगी, हम खुद टैक्स पे करेंगे। और अगर हमारी पर्सनल इनकम पर हम खुद टैक्स पे करेंगे तो वो इनकम जो है वो एचईएफ की इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो वो यही बात कहना चाह रहे हैं इनमें से कौन सी इनकम जो है वो एचईएफ की इनकम में ऐड नहीं होगी, जो पर्सनल इनकम है और जो स्त्री धन है। तो कई बच्चों को ना समझ नहीं आता है लिखा क्या है, स्त्री धन का मतलब ये होता है कि जब भी लड़की की शादी होती है उस टाइम जो उसे एसेट्स मिलती हैं, जो उसे कैश मिलता है, तो वो उस पर वो खुद टैक्स पे करेगी, वो एचईएफ में क्लब नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर है जी। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है जी आपके इंस्टीट्यूट ने, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन गलत आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन 37 का ध्यान सुनो, 37 में क्या लिखा हुआ है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन नंबर 44 एडीए, याद करो 44 एडीए हमारा कौन सा होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशन। याद आ रहा है कि अगर टर्नओवर 50 लाख तक हो तो इनकम हम 50% मानते हैं। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि 44 एडीए में किन किन को ऑडिट करवाने हैं और किन किन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं 44 एडीए में कवर हो जाता हूं तो ना तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती हैं और ना ही मुझे ऑडिट कराना होता है। मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी होंगी, जब मेंटेन करनी होंगी अगर मैं डिपार्टमेंट को यह क्लेम करता हूं कि जो मेरी तुमने प्रिजम्पटिव इनकम निकाली है ना, प्रिजम्पटिव इनकम मींस जो मेरी 50% से इनकम निकल के आई है। अब सोच के बोला अगर मेरी 50% से इनकम निकल के आई 6 लाख रुपए, तो आपको मैंने पहले भी कहा था इस 6 लाख की इनकम पर ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, कोई खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा। अच्छा, अब जब मेरी ये 6 लाख रुपए की इनकम निकल के आई तो मैंने डिपार्टमेंट से बोला डिपार्टमेंट
कि अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम ना यूज करता ना तो मेरी इनकम निकल के आती 4 लाख। मतलब अगर मैं नॉर्मल कंप्लाइंस फॉलो करता मेरी इनकम 4 लाख आती, बट अगर मैं प्रिजम्पटिव यूज कर रहा हूं मेरी इनकम आ रही है 6 लाख। अब सोच के बोला, अगर मैंने प्रिजम्पटिव का ऑप्शन ले लिया और अगर मेरी इनकम 6 लाख आ रही है और मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि भैया मेरी एक्चुअल इनकम जो है इससे कम आती, प्रिजम्पटिव जितनी नहीं आती, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़े। तो जब ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया था उन्होंने गलत फ्रेम किया था, ठीक है जी। अब यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, अब यहां पे क्वेश्चन देखो, मैंने यहां पे ना कुछ वर्ड काटे हुए हैं, तो आपने वही सेम चीज करनी है। यहां पे एक नोट वर्ड है, नोट वर्ड काट देना, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ ये वर्ड काट देना यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है हायर, उस हायर को काट के यहाँ पे आपको लिखना है लेस। ऐसे यहाँ पे इनकम लिखी हुई डज नोट, तो डज नोट जो है वो यहां से काट देना, ये वर्ड आएगा इनकम एक्सीड। तो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, इसका आंसर जो बनेगा ना ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बस एक बात ध्यान दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सही करोगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम है, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ पड़ा है। अब अगर मैं एज पर अमेंडमेंट बात करता हूं, एज पर नए लॉ की बात करता हूं ना, अब यहां पे नोट वर्ड कट जाएगा, हायर की जगह लेस वर्ड आएगा और डज नोट वर्ड यहां से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन किसका है, पीजीबीपी के चैप्टर में आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किया होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई, अगर आपको ध्यान आता प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 3 सेक्शन आपने किए होंगे, ये क्वेश्चन उसका है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ो फिर। अगला यहां पे ये काट दो, क्वेश्चन नंबर 38, यहां से कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 38 यहां से कट कर देना चाहिए। ये ओल्ड सिलेबस का था, ठीक है जी, ओल्ड सिलेबस का था, अब ये खत्म हो चुका है यहां पे। अच्छा अब यहां पे देखो जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 39 जी, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो नॉर्मली हम पढ़ के नहीं जाते। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द अनडिटरमिनाइन, विच ऑफ द अंडर मेंशन इनकम्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी is not eligible for deduction under section 80p of income tax act when the gross total income of society exceed rupees 20,000। अब ये डिडक्शन जो है ना, एक डिडक्शन हमारी है 80p की, एक डिडक्शन हमारी है 80JJAA। ये जो डिडक्शंस है ना ये नॉर्मली क्लास में डिस्कस नहीं करते, रीजन बीइंग प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतनी रेलिवेंट नहीं होती और एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन नहीं बनता, बट 2-3 अटेम्प्ट ऐसे हो चुके हैं जब इनमें से क्वेश्चन बनता है। और जब भी यहां से क्वेश्चन बना ना वो बच्चा करके ही नहीं आया, रीजन मीन ना तो उसने क्लास में पढ़ा और ना उसने घर में होमवर्क था, होमवर्क भी नहीं किया और ये उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब एक सेक्शन 80p है, सेक्शन 80p है, ऐसा करूंगा जो 80JJAA की रिवीजन क्लास डालूंगा ना उसमें सेक्शन 80p भी डाल दूंगा बस, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सेक्शन नहीं किए होंगे और उन्होंने होमवर्क में घर में रीड भी नहीं किए होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों सेक्शन मैं रिवाइज करवा दूंगा, उसके आप टेंशन छोड़ दो। अब प्लीज ध्यान सुना, जब मैं सेक्शन 80p की बात करूंगा ना तो सेक्शन 80p ये बात कहता है कि 80p का डिडक्शन जो है ये किसको मिलता है, ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना ये डिडक्शन हर केस में नहीं मिलती। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो री, विच ऑफ द अंडर मेंशन इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80p ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेयर द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी एक्सीड 20,000। इट मींस अगर सोसाइटी की ग्रोस टोटल इनकम 20,000 से ऊपर है, अगर सोसाइटी की ग्रोस टोटल इनकम 20,000 से ऊपर है तो इनमें से कौन सी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन 80p के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अभी समझ में नहीं आएगा, इसको सिर्फ याद कर लो, अभी जब मैं इन दोनों सेक्शन की रिवीजन क्लास बना के डालूंगा ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो भी सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर सोसाइटी की ग्रोस टोटल इनकम 20,000 से ऊपर होगी तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आओ जी, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है एओपी और बीओआई की जो टैक्सेशन है, याद करो फेस टू फेस और जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, जब मेरी लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने कहा था कि एओपी पर स्लैब रेट लगता है बट एओपी पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी एप्लीकेबल होता है। अब एओपी पर स्लैब रेट कब लगता है कि हर मेंबर का शेयर अगर डिफाइन हो, हर मेंबर का शेयर अगर डिफाइन हो और उसमें से कोई भी मेंबर ऐसा ना हो जिस पर स्लैब रेट ना लगता हो।
याद करो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था एओपी बीओई, बिल्कुल लास्ट क्लास के अंदर। जो बच्चे फेस टू फेस वाले होंगे उन्हें पता होगा, याद आ रहा होगा कि एओपी पर नॉर्मल तो स्लैब रेट लगता है, बट एओपी के ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी एप्लीकेबल होता है। अब आपको मैंने वहां पर लिखवाया था कि अगर सारे मेंबर जितने भी एओपी के अंदर हैं, अगर सबका शेयर डिफाइन है, सबका शेयर डिफाइन है, और उसमें से कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिस पर स्लैब रेट नहीं लगता, तो उस केस में एओपी की इनकम के ऊपर लगेगा स्लैब रेट, नहीं तो एओपी पर स्लैब रेट नहीं लगेगा। देखो इसने क्या बोला है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एओपी एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मतलब एओपी पर हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। कब? आपने बोल देना कब एप्लीकेबल करेंगे, कब एप्लीकेबल करेंगे? अगर जितने भी मेंबर हैं उन सबका शेयर डिफाइन नहीं है, अगर उन सबका शेयर इनडिटर्मिनेट है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर सबका शेयर डिटरमाइन है उस केस में स्लैब रेट की बात होगी। देखो यहां पर क्या लिखा है, अगर इंडिविजुअल शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई आर इनडिटर्मिनेट और अननोन, तो उस केस में। और यहां पे क्या लिखा है, वेयर द इंडिविजुअल शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई आर अननोन रिलेटिंग टू एनी पार्ट ऑफ इनकम। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर इंडिविजुअल का शेयर नहीं पता या डिटरमाइन नहीं है, उस केस में फिर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एप्लीकेबल होगा। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या होता है, वही 30%, प्लस में सरचार्ज भी लगेगा और प्लस में 4% सेस भी लगेगा। इसके बाद जो आपका इफेक्टिव रेट आएगा ना, उस रेट से एओपी पर टैक्स लगेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एओपी पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट सिर्फ तब एप्लीकेबल होते हैं जितने भी एओपी के मेंबर होते हैं, अगर सबका शेयर डिफाइन नहीं होता। बच्चा कह रहा है सर ये तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं आज, ये तो बड़े टेक्निकल से लग रहे हैं हमें, मतलब अगर ये पेपर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए तो हमारे तोते उड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगा था कि डेली में मजाक कर रहा था? तभी मैं कहता हूं कि आने से पहले अब जो बच्चा सोच के देखना, जो बच्चा ये बिना पढ़े क्वेश्चन यहां पे आके बैठ गया आराम से, बिना पढ़े ही क्वेश्चन आके बैठ गया, उसको लग रहा है कि विवेक सर तो करवा ही देंगे, थोड़ा बहुत समझा भी देते हैं तो कोई बात नहीं, हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है नहीं बिल्कुल भी, हम बहुत बिजी हैं तो हम ये पढ़ के नहीं आ सकते। अब जिन बच्चों ने, मेरी गारंटी है उनको चाहे मेरी बात बुरी लगेगी, जिन बच्चों ने मेरे आने से पहले ये 40 क्वेश्चन जो आज हमें करने हैं, अगर एक बार रीडिंग नहीं की होंगी ना, उनको 0/0% समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने इनकम टैक्स रिवाइज नहीं किया होगा उनको भी 0/0% समझ में आएगा। तो आपको बार बार कह रहा हूं सर, बिना रिवीजन के क्वेश्चन करोगे और ये सोच के बैठोगे कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा और क्वेश्चन को याद कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि सर एग्जाम में डिटो सेम लैंग्वेज बनेगी ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम बनेंगे, प्रोविजन सेम बनेंगे, वो सोल्व ही तब होंगे जो अपनी रिवीजन क्लास सही ढंग से पढ़ी होगी। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि भैया अगर कोई पेपर 100 नंबर का है तो उसमें 60 क्वेश्चन आसान बनेंगे, 40 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल बनेंगे, और टेक्निकल मींस ऐसे ऐसे बनेंगे जो आपको देखने से लगेंगे मुश्किल है। और जबकि ये मुश्किल नहीं है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम या तो घर जाके पढ़ते नहीं है या उसको हम ध्यान नहीं देते। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे टॉपिक जो नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते, तभी मैंने क्या बोला, अब ये दोनों सेक्शन जो डिडक्शन के हैं, मुझे पता है कि अगर मैंने क्लास में होमवर्क दिए हैं, किसी ने पढ़े नहीं होंगे, किसी ने बुक तो खोली नहीं होगी। अब अगर ये नहीं पढ़े तो मुझे तो पढ़ाने है ना, तो मैं पूरी की पूरी फैमिली के लिए इसकी रिवीजन क्लास बना के डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपने मुझे बोला चैरिटेबल ट्रस्ट में दिक्कत आ रही है, पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने वहां पे पूरी की पूरी क्लास यूट्यूब के ऊपर डाल दी। तो सिंपल सी बात यह है कि सर अगर मैं क्लास डालता रहूंगा, मेरे डालने का फायदा नहीं है, अगर आप उसको देखोगे ही नहीं सही तरह से तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज अभी भी टाइम, आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, अभी भी टाइम है। जो कल मेरा संडे है, पूरा संडे के दिन आपने कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवाइज करने हैं, और अगर दोबारा रिवाइज कर लोगे समझ में आ जाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, रटने वाला काम होगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है री, अगला क्वेश्चन देखो री। अच्छा अगला क्वेश्चन भी यहां पे गलत दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, ये सेक्शन 115 बीजी बोला है, ये 115 बीजी कोई भी सेक्शन नहीं है जी, कोई भी सेक्शन नहीं है, ये 115 बीबीजी एक सेक्शन है, 115 बीबीजी एक सेक्शन है। तो 115 बीबीजी एक सेक्शन है कार्बन क्रेडिट का। याद करो मैंने कहा था कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होते हैं, अब उस स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में 115 बीबीजी एक सेक्शन है। कार्बन क्रेडिट पर किस रेट से टैक्स लगता है? एट कंसेशनल रेट 10% और प्लस में 4% सेस। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना, कार्बन क्रेडिट जब भी आप मार्केट के अंदर बेचते हो उस पर इनकम टैक्स का रेट लगता है 10% प्लस में 4% सेस, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इंस्टीट्यूट ने गलत दिया हुआ है, 115 बीजी कोई भी सेक्शन नहीं है, 115 बीबी जो है ये हमारा सेक्शन है।
ठीक है, आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्टिंग्विश ए क्लोजली हेल्ड फ्रॉम वाइडली हेल्ड कंपनी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि क्लोजली हेल्ड कंपनी और वाइडली हेल्ड कंपनी, इन दोनों में सिग्निफिकेंट क्या डिफरेंस है? पहले तो मुझे एक बात सोच के बताना सर, दोनों में क्या टैक्स के रेट अलग अलग होते हैं? नहीं, क्योंकि टैक्स के रेट क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड के ऊपर नहीं होते, वो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के बेस पे होते हैं। सेक्शन 222 याद करो, डीम डिविडेंड, डीम डिविडेंड कॉन्सेप्ट जो है 222E का, वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने कहा था अगर प्राइवेट कंपनी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है, उस केस में डीम डिविडेंड मान लेते हैं। और प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो भैया क्लोजली हेल्ड कंपनी पर 222E लगता है, ये दोनों के अंदर फर्क आ गया। और अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड इट्स बिजनेस लॉस ओनली इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 79 आर सेटिस्फाइड। अब एक सेक्शन 79 सेट ऑफ का है, वो भी सिर्फ क्लोजली हेल्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वाइडली हेल्ड पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो यही बात कहना चाह रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो इन दोनों के अंदर यह फर्क है कि इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजन है ना, वो सारे प्रोविजन सेम कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी पर लगते हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पर लगते हैं। तो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी पर लगेंगे, उस केस में वाइडली हेल्ड कंपनी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, ये दोनों प्रोविजन ऐसे हैं जो क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर है, वाइडली हेल्ड कंपनी पर नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखो जी, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन गलत क्यों है? क्वेश्चन गलत देखो रही, गलत क्यों है? वो कह रही है जब आप बुक प्रॉफिट निकालते हो मैट के लिए, अब याद करो मैट के लिए जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं, तो आपको मैंने कहा था बुक प्रॉफिट में कुछ आइटम ऐड करनी होती है, कुछ आइटम माइनस करनी होती है। अब जो ये आइटम इन्होंने दी है ना, ये सारी की सारी आइटम ऐड करनी होती है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि इनमें से कौन सी ऐड नहीं करनी होती? तो इन्होंने पूछा कौन सी ऐड नहीं करनी, भैया ये सारी ही ऐड करनी है, इसमें से कोई भी आइटम नहीं है जो हमें ऐड ना करनी हो। ठीक है, अब खुद सोच के बताना इस क्वेश्चन में आंसर क्या देख के आऊं। बट इंस्टीट्यूट ने खुद माना है ये आंसर क्वेश्चन गलत है, इसमें सारे आइटम ऐड करते हैं, इसका ग्रेस नंबर मिलेगा, बट वो ग्रेस नंबर तब मिलेगा अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो इसमें सारी आइटम ऐड करनी है। सारी आइटम ऐड कब करनी होती है? जब हम बुक प्रॉफिट निकालने होते हैं ना, याद करो मैंने आपको बताया था बुक प्रॉफिट में कुछ आइटम हमें ऐड करनी होती है, तो उसमें ये सारी आइटम है, ये सारी आइटम जो है वो हमें ऐड करके दिखानी होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 44 यहां से हटा देना जी, क्वेश्चन नंबर 44 हटा देना। क्यों? क्योंकि देखो सेक्शन 1038 है, ये 1038 आप सब जानते हो कैपिटल गेन में खत्म हो चुका है। 1038 पहले था, अब उसके जगह सेक्शन कौन सा हो गया? 112 कैपिटल ए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 112 कैपिटल ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स पर आएंगे, एसटीडी पे करोगे, 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, 1 लाख सुपर वाले टैक्सेबल होंगे, तो 1038 खत्म हो गया, तो इसलिए सेक्शन अभी खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन बेकार हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, 44 बी, याद करो, पानी में चलने वाले 7.5%, हवा में उड़ने वालों का रेट क्या होता है? 5%। देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो एयरलाइन बिजनेस में है, उन पर रेट क्या लगेगा? 5% लगेगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, दोबारा आ गया जी। आगे देखो जी, अगला रॉयल्टी की इनकम मिल रही है, रॉयल्टी की इनकम है 105 लाख। अब अगर रॉयल्टी की इनकम 105 लाख है तो टैक्स कितना आएगा? ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, और आपको मैंने कहा था कि रॉयल्टी की इनकम पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है? 10% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो देखो रॉयल्टी की इनकम पर 10% टैक्स आ गया, उसके बाद प्लस में 2% सरचार्ज। 2% सरचार्ज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी फॉरेन है और इनकम कितनी? 105 लाख, और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी और 10 करोड़ तक होगी, तो फॉरेन कंपनी वाले केस में 2% सरचार्ज है और प्लस में 4% सेस। तो अगर मैं 105 लाख का 10% निकालूं, प्लस में 2% सरचार्ज और प्लस में 4% सेस, तो 11 पॉइंट कितना आंसर आ रहा है? 10 पॉइंट 105 का 10%, 11.13 आ रहा है यहाँ पे, 11.13 आंसर आएगा जी। ये 03 लिख रखा है, 105 का 10% तो ये आ गया, प्लस में फॉरेन कंपनी है 2% सरचार्ज लगेगा और प्लस में हमारा 4% ही आ जाएगा, तो ये 11.13 आएगा जी। ठीक है, ये 13 कर लेना यहाँ पे, 11.13 ये हमारा टैक्स निकल के आएगा इस पर। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, ये भी इंस्टीट्यूट ने गलत दे रखा है जी।
अब आप खुद देख सकते हो इंस्टीट्यूट्स ने कितने क्वेश्चन में गलतियां की हुई हैं। अब जो बच्चा ये खुद कर रहा होगा ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये आंसर निकले कैसे हैं, ये क्वेश्चन गलत कैसे है। जो इन्होंने क्वेश्चन में 50,000 रुपए का अमाउंट देना है, 50,000 रुपए का, ये 50,000 नहीं है, ये 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए है जी। बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे 1.5 लाख रुपए, आप खुद देख लो। अगर मैं 50,000 और ये 30,000, ये कितना हो गया, 80,000 हो गया ना, 80,000 हो गया। उसने बोला डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक सेक्शन 80G आपका है डिडक्शन का, याद करो मैंने क्लास में कहा था 100% और कुछ केस में 50% मिलती है। तो अगर ये 80,000 का मैं 100% भी डिडक्शन देता हूं तो आंसर कितना आएगा, 80,000 आएगा ना। आप चेक कर लो, 80,000 कहीं पर भी आंसर दिया ही नहीं हुआ। अब अगर 80,000 कहीं पर भी आंसर नहीं दिया तो आप खुद समझ सकते हो कि यहां पर एग्जामिनर ने 50,000 की बजाय ना 1,50,000 लिखना था, अब उसने लिख दिया 50,000। अब बच्चा क्वेश्चन करके आ रहा है 50,000 से, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा, बच्चा परेशान है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन में उससे भी गलतियां हो सकती हैं, बट हर क्वेश्चन गलत होगा ये भी ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आंसर देखते ही पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में क्या गलती है, ठीक है जी। अभी तो देखो ध्यान से, इसका आंसर कैसे होगा जी। अब यहां पे आएगा 1.5 लाख रुपए, तो यहां पे प्लीज 50,000 की जगह ना 1.5 लाख कर लेना। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं डिडक्शन कितनी मिलेगी। अब इसने क्या किया है, 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए ना नेशनल चिल्ड्रन फंड में इसने कंट्रीब्यूट किए हैं। अब अगर नेशनल चिल्ड्रन फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो 80G सेक्शन जो हमने पढ़ा है उसके अंदर डिडक्शन मिलती है पूरी की पूरी 100%। और अगर 30,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया उसने कहां पे, राजीव गांधी फाउंडेशन। अब अगर गांधी की बात करूंगा ना, राजीव गांधी की बात करूंगा, जवाहरलाल नेहरू की बात करूंगा, अगर गांधी फैमिली का कोई भी फंड है उसमें अगर कंट्रीब्यूट करोगे डिडक्शन मिलेगी 50%। तो भैया इसकी तो मिल जाएगी 1.5 लाख की पूरे 100%, 1.5 लाख तो ये आ गया। और जो राजीव गांधी फंड में कंट्रीब्यूट किया इस पर मिलेगी 50%। तो ये हमारा कितना हो गया, 15,000 रुपए ये हो गया, और 1,50,000 ये हो गया, 1,65,000 रुपए की डिडक्शन जो होगी वो 80G के अंदर मिलेगी। तो देखो इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1,65,000, और ये आंसर पीछे दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, अब जो बच्चा 50,000 मान के बैठा है उसका आंसर 1,65,000 निकल ही नहीं रहा। निकल क्यों नहीं रहा, क्योंकि भैया अगर इसका 100% मानू 50,000 और इसका मानू 30, कितना हो गया 15,000, तो 65 बनता है। जबकि आंसर कितना दिया हुआ है इन्होंने 1,65,000। तो अगर 1,65,000 आंसर है तो इसका मतलब क्या है, ये 50,000 नहीं है, ये 1,50,000 है। तो अगर आपने नेशनल चिल्ड्रन फंड में कंट्रीब्यूट किया डिडक्शन कितनी मिलेगी 100%, और अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया डिडक्शन कितनी मिलेगी 50%। तो 15,000 ये और 1.5 लाख वो, 1,65,000 रुपए आपको मिलेगा 80G के अंदर, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो उसने हमसे डिडक्शन मांगी है 80G के अंदर, वो मुझे कितनी मिलेगी 1,65,000 रुपए। क्लियर है बात जी, आगे बढ़े। यस सर। अगला देखो जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। पेमेंट ऑफ ₹2 lakh was made to Krishna Roadways Limited, owing 9 heavy goods carriage and having pen with furnished by them to the payer of the freight of GG carrier. The amount of tax to be deducted by the payer on such amount is nil as per section 194C. ठीक है, ये बात आपने क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी कि अगर आपने पैन कार्ड जमा करा दिया और पूरे साल में आपके 10 तक ट्रक होंगे तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा सेक्शन नंबर 194C में। तो वो देखो यही कहना चाह रहे हैं, आपके 9 ट्रक हैं और आपने पैन कार्ड जमा करा दिया तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है जी। आगे देखो फिर वो कहना चाह रहे हैं मोटर व्हीकल वाले केस में, मोटर व्हीकल वाले केस में जो टीसीएस है इनमें से कब काटना है, इनमें से मतलब किस पेमेंट पर टीसीएस काटना है। डिविडेंड पर टीसीएस नहीं कटता, हॉर्स सेल्स पर टीसीएस नहीं है, इन दोनों पर क्या है टीडीएस है। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इस पर भी क्या है टीडीएस है। तो टीसीएस किस पर कलेक्ट होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा टीसीएस वाला है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए भी टीडीएस है, बी भी टीडीएस है और डी भी टीडीएस है। टीसीएस की बात की है तो टीसीएस जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा आएगा जी, ठीक है। कई बच्चे तो भाई साहब आंखें खोल के देख रहे हैं, कह रहे कब क्वेश्चन आसान आने स्टार्ट होंगे सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमें बहुत दिक्कत देंगे। मैं कहता हूं आपको थोड़ा यहां पे जब बात लगेगी ना, इधर जब बात लगेगी तभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। जो बच्चे हवा में घूम रहे हैं ना कि गोले भरने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हम पूरा ध्यान लगाएंगे कंपनी लॉ पे, पूरा ध्यान लगाएंगे जनरल लॉ पे, सेटिंग अप पे, क्योंकि टैक्स तो हमारा पेपर है ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि टैक्स आपका पेपर थोड़ा है। टैक्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, टैक्स तो आगे काम भी नहीं आना। तो भैया आगे काम आना हो या ना आना हो, ये मेरी गारंटी है, मैं यूट्यूब पे ओपन बोल रहा हूं, बिना टैक्स के पेपर के मॉड्यूल 1 निकालने में और इवन बोथ ग्रुप निकालने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है।
आपको मेरी बात बुरी लगेगी सर, बिलीव मी, अगर आपके इसमें 80 प्लस मार्क्स नहीं आए ना, आप देख लेना एग्रीगेट मन में कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। मैं कह रहा हूं आपने लो का पेपर जितना मर्जी बढ़िया किया हो, आपने विद सेक्शन लिखी हो, विद केस स्टडी लिखी हो, तो भी इंस्टीट्यूट आपको उतने नंबर नहीं देगा जो आप सोच रहे हो। क्योंकि सर आपका कोर एरिया अगर लो है ना, तो वो एक एक पॉइंट लो में चेक करेगा। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा ना, तो 3 और 3.5 से ऊपर नंबर नहीं देगा आपको। और इसमें अगर सही है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। और कई बच्चे भी बात समझ ही नहीं रहे, वो कह रहे बाद में पढ़ेंगे, 1 महीना पेपर डिले हो गए, अभी भी उनके आसार है कि पेपर कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे। इसी सोच में वो पढ़ ही नहीं रहे, उन्हें नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आपको बार बार कह रहा हूं, अगर 70-80 मार्क्स का टारगेट है ना सर, रिवीजन जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त तरीके से अगर रिवीजन करोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब जाके 70-80 मार्क्स आएंगे। और इन क्वेश्चन को देख के घबराना मत, हर पेपर ऐसा नहीं बनता, हर पेपर ऐसा नहीं बनता, और हर पेपर पूरा आसान भी नहीं बनता। अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, तो ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चन आसान होंगे, 40 क्वेश्चन मुश्किल से भी मुश्किल आ सकते हैं, जो हमें माइंड लगा के करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो हमें 60 क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि 60 क्वेश्चन आसान कौन से हैं। जैसे जीएसटी है, पूरा आसान आएगा, गिने चुने 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेक्निकल होंगे, बाकी सारे पर जीएसटी का आसान होगा। तो जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, 45 में से अगर वो 40 नंबर जीएसटी में ले लेते हैं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं अगर 30 में से 25 नंबर जीएसटी में ले लें, और अगर न्यू सिलेबस वालों के एग्जाम में 5 नंबर में कस्टम आएगा, तो 5 नंबर में मान लो 3 नंबर कस्टम में आ गए, ओल्ड में तो कस्टम है नहीं, बाकी 45 नंबर का इनकम टैक्स बचा आप में, 50 नंबर का इनकम टैक्स बचा आपके। अब मैं कह रहा हूं अगर 50 नंबर का इनकम टैक्स न्यू सिलेबस में है और 70 मार्क्स का अगर इनकम टैक्स ओल्ड सिलेबस में है, अगर उसके 50% नंबर भी आप ले लो ना, तो आपकी टैक्स में एग्जाम्पशन नाम से आती है। तो सर 60 नंबर लेने टैक्स के अंदर मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चा ना घबरा जाता है पेपर को देख के। अब मुझे गारंटी है आज आधे से ज्यादा बच्चे ना ये समझ रहे होंगे कि अगर पेपर ऐसा बनेगा तो हम सोल्व नहीं हो पाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। सर अगर मैं कह रहा हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बन भी रहे हैं, तो भी घबराने की बात क्या है, बाकी 80 क्वेश्चन हमारे हाथ में है। और मैं आपको सेशन स्टूडेंट दरबार के सेशन नंबर 1 से सेम बात समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चन आसान है पहले वो सिलेक्ट करेंगे, जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं हम छोड़ते जाएंगे। और ये मैं करवा क्वेश्चन इसीलिए रहा हूं ताकि आपकी ना आंखें थोड़ी खुल जाएं कि पेपर बनता कैसा है और हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है जी, तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप खुद हार्डवर्क नहीं करोगे, आप में से अगर 100% बच्चा टीचर पर डिपेंडेंट रहेगा, चाहे उसने मुझसे कोचिंग लिया चाहे कहीं से भी कोचिंग ली है, अगर 100% आप डिपेंडेंट रहकर काम करोगे ना सर, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिलीव मी, जब मैंने हार्डवर्क किया था ना, तो मुझे पता था कि मैंने काम कैसे किया। क्योंकि मुझे पता कि टीचर ने क्या किया, भाई अपना सिलेबस पूरा करवा दिया, बैच मेरा पूरा हो गया, उन्होंने पढ़ा दिया, अब आगे काम तो मेरा है ना। प्रैक्टिस मुझे करनी है, रिवीजन मुझे करनी है, नोट्स मुझे बनाने हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ये काम करो कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं होता जी। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि जब भी आपने तैयारी करनी है और आगे तैयारी की सोच रहे हो या शेड्यूल बनने की सोच रहे हो, आपको बहुत सही तरीके से काम करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, अब अगला एक बार क्वेश्चन नंबर 50 देखो, थोड़ी सी आपकी आंखें और खोलते हैं भी आज। ठीक है बच्चा कह रहे आज के पेपर के बाद तो हमें भाई साहब इतना प्रेशर हो जाएगा, इतनी टेंशन हो जाएगी, हमने कल से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मैं कह रहा हूं कल से, आज रात से पढ़ना स्टार्ट करो नालायको, पूरे शेड्यूल बनाओ और तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है वैसे, वो ये बात कहना चाह रहे हैं एडवांस टैक्स कब देना होता है। एडवांस टैक्स बताओ कब देना होता है। एडवांस टैक्स देना होता है कि अगर आपका टैक्स पेबल जो है वो 10,000 अगर उससे ऊपर का होगा, तो आपका एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ये बात हमने एडवांस टैक्स के अंदर भी की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 यहां से काट देना जी, क्वेश्चन नंबर 51 यहां पे नहीं है। उसके बाद चेक करो, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, तो बी लेटेड रिटर्न जो है आप कब तक फाइल कर सकते हो, अपने आप बोल दो। लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है, असेसमेंट ईयर का एंड और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मुझे नहीं पता आप कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है सर, अगर आपने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो असेसमेंट ईयर के एंड तक, असेसमेंट ईयर के एंड तक, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट उससे पहले। इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना, वहां तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। देखो री ऑप्शन नंबर डी ये हमारा निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो री, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने निकाला है 1,50,000, जिसमें 15,000 पे इंटरेस्ट है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 234A। assessee has deposited 75,000 as self assessment tax in this case। क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं एक पर्सन ने ना अपना टैक्स असेस किया कि मेरा टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए का टोटल, जिसमें 1,35,000 रुपए का तो मेरा टैक्स है,
और 15,000 रुपए का जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैंने रिटर्न लेट फाइल किया उसका इंटरेस्ट 15,000 रुपए का है। अब उसको जमा कितने करवाने हैं? 1.5 लाख रुपए जमा कराने हैं, बट उसके पास पैसे नहीं है। उसने टैक्स के ना पैसे जमा करवाए, 75,000 डिपॉजिट करवा दिया। तो अगर 75,000 डिपॉजिट करवाया तो इस 75,000 को मैं सेट ऑफ कैसे करूंगा? मतलब मुझे गवर्नमेंट को 1,35,000 रुपए टैक्स देना है, 15,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। तो जो ये 75,000 है, इससे पहले मैं टैक्स खत्म करूंगा या पहले इंटरेस्ट खत्म करूंगा? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सबसे पहले तू हमें इंटरेस्ट पे करेगा, उसके बाद जो तेरी बैलेंस वैल्यू बचेगी ना उसको हम टैक्स मान लेंगे। बस ये बात ध्यान दियो। बच्चा कह रहा है सर हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है, एक बात में सोच के बताना, मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, आप मेरे पास टैक्स देने के लिए आए। अब आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए, जिसमें 135 तो टैक्स बनता है और 15,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट है। अब सोच के बोलना, अगर 15,000 रुपए यहां पे इंटरेस्ट है, आपने मुझे पेमेंट की 75 की। अब अगर आपने मुझे 75 की पेमेंट की तो 75 में से मैं ये मान लूं कि आपने मुझे टैक्स पे किया, ये जो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है पहले वो खत्म करूं, उसके बाद टैक्स मानूं। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जब भी तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने जाओगे तो सबसे पहले तुम इंटरेस्ट की लाइबिलिटी पे करोगे और जो फिर बैलेंस होगा ना वो तुम्हारा टैक्स मानेंगे। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे वही बात लिखी है कि जो 75 तुमने पे किए तो 15,000 शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड बैलेंस 60,000 शैल बी एडजस्टेड विद टैक्स। तो मतलब 15,000 पे इंटरेस्ट मानेंगे और 60,000 पे क्या मानेंगे? टैक्स मानेंगे। उसके बाद देखो जी, the assessee can file an application for rectification of mistake as per section 154 of this act when it is। क्या कहना चाह रहे हैं? सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन, याद करो मैंने आपको कैपिटल गेन के अंदर भी बताया था कि रेक्टिफिकेशन करनी होती है 4 साल के अंदर अगर कोई भी मिस्टेक दिखती है। तो वो ये बात कहना चाह रहा है कि रेक्टिफिकेशन जो इनकम टैक्स में हम करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट जो रेक्टिफिकेशन करता है वो किस केस में करता है? सबसे पहला ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसके अंदर होता है। ए मिस्टेक ऑफ लॉ, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। और अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जो रिकॉर्ड देखने साफ साफ पता लग रही है उसके अंदर भी वो रेक्टिफिकेशन करेगा। तो ए और 3, मतलब ये हमारा आंसर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि रेक्टिफिकेशन 2 केस के अंदर पॉसिबल है, ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ये अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान देना। आप खुद समझदार हो, पेपर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का है, ये पेपर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का है। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारा पेपर आसान बनेगा, ठीक है नहीं, ओल्ड सिलेबस, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर तो 50 नंबर का इनकम टैक्स, उसमें काफी सारे चैप्टर कम है, तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों का पेपर इतना टेक्निकल नहीं बनता। आपको दिखाऊंगा दिसंबर 19 में इतना टेक्निकल पेपर नहीं बना। इनकम टैक्स का फिर भी बना, जीएसटी का तो बिल्कुल ही गिरा हुआ बना। बट ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें सर, उनमें इनकम टैक्स का हर चैप्टर वो कवर करेंगे। तो ये मत सोचें कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है तो पेपर बिल्कुल आसान बनेगा। मैं कह रहा हूं अगर आसान भी बनेगा तो भी आप तैयारी पूरी करके जाओगे, क्योंकि अभी मौका है अच्छे नंबर लेने का। और न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो अपना तैयारी बढ़िया से करके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, ये क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जी। असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट, सेक्शन 143 और 144 में जो असेसमेंट होती है, टाइम लिमिट नहीं कितनी है? 12 महीने, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट। ये आपकी नई टाइम लिमिट है। उसके बाद देखो जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, व्हाट आर द आइटम टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय असेसिंग ऑफिसर व्हाइल प्रोसेसिंग ए रिटर्न एट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि आज अगर इंडिया में 100 रिटर्न लोग फाइल करते हैं, आज अगर 100 लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो 100 लोगों की रिटर्न चेक भी होती है। आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि सबके घरों में नोटिस आता होगा 143(1) का कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। देखो उसी की बात कर रहे हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि रिटर्न की प्रोसेसिंग जो है वो इनमें से किन किन केस में होती है? भैया प्रोसेसिंग तो हर केस की होती है, प्रोसेसिंग हर केस की होती है, बात ध्यान देना। तो देखो यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। आपको मैंने कहा था अगर इनकम आपने छुपाई है और वो इनकम अगर पकड़ी गई है तो 100 से लेकर 300% तक की पेनल्टी लगती है। बट अभी कितनी चल रही है? 200%। याद करो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 200% की पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। ऑप्शन नंबर ए, सेम क्वेश्चन दोबारा से बन गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन ये है, द रेशनल बिहाइंड पावर ऑफ रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्रिडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू conferred on the Commissioner of Income Tax 263 of Income Tax Act 1961। क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया जो रिवीजन गवर्नमेंट लेके आई है, वो रिवीजन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेके आई?
याद करो अपील के चैप्टर के अंदर मैंने आपको ग्राफ जो बनवाया था, डायग्राम जो बनवाया था, उस अपील के चैप्टर के अंदर मैंने क्या कहा था कि अपील कैसे होती है। सबसे पहले अपील कहां करते हैं, फटाफट से बोलो जी, सीआईटी, फिर हम कहां करेंगे आईटीएटी, फिर हम कहां करेंगे हाई कोर्ट, और फिर हम कहां करेंगे सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको ध्यान आता हो। अब सीआईटी क्या आता है, मैंने एक तो अपील होती है और एक सीआईटी रिवीजन होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। रिवीजन के दो केस हैं, 263 और 264। 263 की रिवीजन किसके लिए होती है, 263 की डिपार्टमेंट के लिए, और 264 की एसएससी के लिए, अगर आपको ध्यान आता हो। और सबसे पहली अपील जो सीआईटी के पास करता है वो कौन करता है, एसएससी। याद आ रहा है कुछ आपको, सबसे पहली अपील जो है वो कौन करता है, एसएससी करता है। अब सोच के बोलना, सीआईटी अपील के पास डिपार्टमेंट जा ही नहीं सकता, तो गवर्नमेंट कहना चाह रहे हैं कि जो ये सीआईटी रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये 263 में ये डिपार्टमेंट के लिए क्यों निकाला गया। इसलिए निकाला गया क्योंकि पहली अपील जो होती है वो डिपार्टमेंट के लिए नहीं होती, इसलिए अगर डिपार्टमेंट को डाउट है वो रिवीजन के पास जा सकता है। तो देखो उसने वही बोला है, द डिपार्टमेंटल हैज नो राइट टू अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय सेसिंग ऑफिसर। मतलब डिपार्टमेंट के पास कोई भी राइट ही नहीं है अपील करने का, सबसे पहले अपील करने का कमिश्नर के पास। हाँ, वो आईटीटी के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, बट सीआईटी अपील के पास वो नहीं जा सकता। रीजन बीइंग क्योंकि सबसे पहली अपील जो है वो एसएससी करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला सीआईटी रिवीजन का, कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि मैं अपील में नहीं जा सकता तो वो रिवीजन में चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि जो फर्स्ट अपील होती है वो कौन करता है, एसएससी करता है। क्वेश्चन नंबर 59 यहां से हटा देना। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन 60। अब जो डीम डिविडेंड कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको बताया डीम डिविडेंड कॉन्सेप्ट सेक्शन 222 का, ये किस पर लगता है, किस कंपनी पर लगेगा जी, प्राइवेट कंपनी पर, पब्लिक कंपनी पर, किस पर, क्लोजली हेल्ड कंपनी, याद करो प्राइवेट कंपनी, उस पर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उसने साफ साफ बोला है कि भैया ये कॉन्सेप्ट जो है इनमें से किस कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, दैट इज प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो जी, 61 में देखो ये क्या लिखा है, अमलगामेशन। बता दो अपने आप से, अमलगामेशन में क्या पढ़ा हुआ आपने, अमलगामेशन में यहां देखो शेयर होल्डर जो है वो कितने कंटिन्यू करने चाहिए अमलगामेटेड कंपनी में, 51% या उससे ज्यादा। ठीक है जी, ये बात आपने पढ़ी भी होगी, लॉ के अंदर भी पढ़ी होगी आपने, और अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ी होगी, और टैक्स के अंदर भी सेम बात है कि भैया जो सेम शेयर होल्डर अमलगामेटेड कंपनी में जा रहे हैं, 51% से ज्यादा शेयर होल्डर जो है अमलगामेटिंग कंपनी के, अमलगामेटेड कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 62 जी, याद करो रिबेट अब कितने की है, रिबेट 2500 की है, 12,500 की है, 12,500 की है ना। तो ये क्वेश्चन पुराना बना हुआ है, उस टाइम रिबेट 2500 की थी। देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 12,500 की रिबेट कब मिलती है, अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक है, बस ये पर ध्यान देना। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है। गलत क्यों दिया है, ये क्वेश्चन पुराना है। अब अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा तो रिबेट मिलती है अगर इनकम, टोटल इनकम 5 लाख तक की होती है। उसके बाद एक बार सरचार्ज इंडिविजुअल पर कितना लगेगा, 15%, ठीक है जी, 25%, ठीक है जी, 15% 1 करोड़ से ऊपर, 10%, 25%, 37%, ये 4 रेट आपके सरचार्ज के हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही बनेंगे या सारे आसान ही बनेंगे। देखो अभी आसान बन रहे हैं, पहले थोड़े टेक्निकल बने हैं, तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको देखने हैं कि आसान कौन से और मुश्किल कौन से हैं। और सर मुश्किल नहीं होते, आपको मुश्किल लगते हैं, रीजन मीन क्योंकि जहां पहले आपने मुश्किल क्वेश्चन देख लिए पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना सीख लो कि हमें सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन देख लेना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन कौन से देखने हैं, ये आपका माइंड काम करना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा अब जितने भी क्वेश्चन आगे सारे हैं ना वो सारे ओल्ड सिलेबस के हैं जी। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे टाटा बाय बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, अब वो ट्यूसडे को मिलेंगे जीएसटी के 30 क्वेश्चन करने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जाने से पहले, एक तो पहले आज का सेशन पूरा दोबारा सुन लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आज का सेशन आपको 30 से 40% ही समझ में आया होगा। रीजन बिंग क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएंगे, बल्कि आप मुझे भला बुरा ही बोल के जाओगे। बट मुझे उसकी परवाह नहीं है कि आप मुझे बुरा बोल के जाओगे, बस मुझे इसकी परवाह है कि अगर एक बार आप दोबारा देख लो बस। ठीक है ना, आप मुझे बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अगर दोबारा देख लोगे ना और रिवीजन कर लोगे फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ट्यूसडे को जीएसटी के पहले 30 क्वेश्चन करके आना। और कई बच्चों को अभी तक यही नहीं पता ये क्वेश्चन कहां है, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे मैंने डाले हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, उसके बाद कर सकते हो।
तो पहले 30 क्वेश्चन जीएसटी के पढ़ के आओगे ट्यूसडे को, ताकि जब मैं जीएसटी के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए और आप खुद फील करोगे जीएसटी के तो बिल्कुल ही आसान है, मुश्किल जीएसटी नहीं आता, मुश्किल थोड़ा बहुत इनकम टैक्स आता है, बट वही मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ते नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा इनकम टैक्स का। ठीक है ना, तो बस ये बात ध्यान देना जी। अब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहां पे बैठे रहे, बाकी जा सकते हैं। आओ जी, ओल्ड सिलेबस वाले देखो जी। अब यहां पे एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा एएलपी का है। अब एएलपी के अंदर वही बात कहना चाह रहे हैं, देखो जी, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को ये काम का नहीं है, उनके अंदर ये चैप्टर नहीं है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहां पे बैठे रहेंगे। देखो यहां पर क्या, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड इज ए 100% इंडियन सब्सिडरी ऑफ ए यूएसए कंपनी। द पेरेंट कंपनी सेल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द इंडियन सब्सिडरी एट ए प्राइस ऑफ 200। मतलब क्वेश्चन इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है, बच्चा कह रहा है एक्सपोर्ट का है। नालायक आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन थोड़ा जूम करो, ध्यान से पढ़ो। बाहर वाली कंपनी ने इंडिया वाली कंपनी को सामान बेचा। अब अगर बाहर वाली कंपनी ने इंडिया वाली कंपनी को सामान बेचा तो ये क्वेश्चन तो इंपोर्ट का हो गया ना। उसने बोला इंपोर्ट कितने का किया, 200 रुपए का किया। अब अगर 200 रुपए का इंपोर्ट किया, ठीक है जी, और इसका उसने बोला सेम प्रोडक्ट जो है अनरिलेटेड बायर इन इंडिया एट ए प्राइस 250। अब अपने आप बोल देना उसने जो इंपोर्ट किया वो 250 रुपए का किया, सेम प्रोडक्ट जो है। तो मैं यहां पे एएलपी कितनी बनाऊंगा, एएलपी कितनी बनाऊंगा सर, 200, 250 मत बोल देना, क्योंकि अगर मैंने इंपोर्ट किया तो मैंने डेबिट किया होगा 200 में, और अगर 250 रुपए डेबिट करूंगा तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। याद करो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर मैंने कहा था कि अगर टीपी लगाने से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान होता है उस केस में टीपी नहीं लगेगा। तो अगर टीपी नहीं लगेगा तो प्राइस मेरा क्या आएगा, 200, तो यही मेरा एएलपी बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। अब जिन्होंने टीपी की रिवीजन नहीं की, जो बच्चे ऐसे आंखें मेरे को घूर के देख रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने पूरा रिवाइज कराया है सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को, वो सारे सेशन आप देख के ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। और जो बच्चे फेस टू फेस वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, उन्होंने अच्छे से ढंग से किया होगा। आगे देखो जी, अगला कहना चाह रहे हैं हाउ द रिलीफ ऑफ डबल टैक्स इज अलाउड ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैज पेड टैक्स इन कंट्री विच इंडिया हैज नो बायलैटरल एग्रीमेंट। मतलब दोनों कंट्री का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब सोच के बोल रहे हैं अगर दोनों कंट्री का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रिलीफ कहां पे मिलता है, सेक्शन नंबर 91। और 91 में रिलीफ कैसे मिलता है, इंडिया के टैक्स का, बाहर के टैक्स का, या दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा उसका रिलीफ मिलेगा ना, दैट इज लोअर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अगला कहना चाह रहे हैं विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की इसमें से कौन सी पावर नहीं है। सबसे पहला यह है पावर ऑफ अरेस्ट। एडवांस रूलिंग जो है कभी भी डिपार्टमेंट जो है एडवांस रूलिंग का, वो कभी भी अरेस्ट की पावर नहीं दे सकता। अरेस्ट की पावर सिर्फ किसके पास होती है, डिपार्टमेंट के पास, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके पास पावर है। एडवांस रूलिंग के पास कोई पावर नहीं होती। उसके बाद जी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है, ठीक है जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है, व्हेन शैल एन अरेंजमेंट टू बी डीम्ड टू बी लैकिंग ऑफ इन कमर्शियल सबस्टेंस। याद करो जब गार का चैप्टर आपने रिवाइज किया होगा, जो मैंने सेशन के अंदर भी डाला था, मैंने कहा था कि भैया गार का चैप्टर तब लगेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक तो आपने टैक्स बेनिफिट ली हो, और एक जो आपने ट्रांजेक्शन की उसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। अब कमर्शियल सब्सटेंस की कमी कब मानते हैं, देखो जी, नोट ए राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग नहीं, एन एक्मोडेशन पार्टी यस, और एलिमेंट हैविंग इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर। ये दोनों के दोनों जो हैं, इन दोनों केस में हम क्या मान लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सब जानते हो सर, इंडिया में गार प्रोविजन कब आए थे। इंडिया में गार प्रोविजन तो हमारे 17-18 से आए थे ना, 18-19 असेसमेंट ईयर से। अच्छा तो ये क्वेश्चन हमारा तो किसका है, ये है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का। अब अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट अपने बोलो पिछले 4 साल और अगले 5 साल, अब अपने बोल देना कि अगर मैंने 15-16 में किया तो 15-16 से 19-20 तक किया, तो पिछले 4 साल कौन से बनेंगे, 11-12 से लेके 14-15, ये मेरे पिछले 4 साल बन जाएंगे। ठीक है, देखो लिखा ना रोल बैक, रोल बैक का मतलब पिछले 4 साल कैसे बनेंगे, 11-12 से लेकर 14-15 तक ये हमारे बन जाएंगे। याद आ रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, अगले 5 साल और पिछले 4 साल, अगले 5 साल तो हो गए, पिछले 4 साल कौन से होंगे, ये हमारे पिछले 4 साल बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो अब जाके हमारे 70 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।
और उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने 40 क्वेश्चन किए होंगे उससे आपके दिमाग में थोड़ा लगा होगा कि भैया हमें पढ़ना है अब। और अभी तो कुछ नहीं, अब जब अगला पेपर जून 19 का आएगा और दिसंबर 19 का आएगा ना, उसके बाद तो आपकी आंखें और खुलेंगी कि हमें पढ़ना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, आपको दिखा दूंगा, हर क्वेश्चन बुक में होगा, हर क्वेश्चन बुक में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार टॉपिक एक बार होमवर्क दे दिया पढ़ने के लिए, आपने वो पढ़ा ही नहीं है, अब वो सब पता लगेगा। अब घर जाकर जब किताबें खोलोगे ना, अब जाके जब नोट्स खोलोगे तब रियलिटी पता लगेगी कि वाकई भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, उस टाइम में अगर काम कर लेते तो बच जाते। अब तो टाइम भी कम बचा, बट अभी भी टाइम है, पूरे 30 दिन बचे हैं, पूरे 30 दिन, 30 दिन कम नहीं होते, 30 दिन कम नहीं होते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 30 दिन में भी जबरदस्त रिवीजन हो सकती है, यह बात ध्यान देना। तो घबराने की बात नहीं है, एक बार दोबारा अगर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बट अगले उससे पहले आप जीएसटी के 30 क्वेश्चन पूरे अच्छे से खुद करके आओगे, फिर मैं यहां पर कराऊंगा तो पूरे अच्छे से हमारे मजबूत हो जाएंगे। बट अगर आप डायरेक्टली यहां पे आके बैठ जाओगे, सर फायदा कुछ भी नहीं है, आप सेशन छोड़ छोड़ के भागोगे, मुझे भी भला बुरा बोलोगे तो दिक्कत मुझे भी आएगी। तो बेटर यह है कि पहले अगर आप पढ़ के आओगे फिर मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हम बनते हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी, बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहां तक अगर कोई भी डाउट हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि लिमिट बेस वाले हैं, बट अगर फिर भी कोई डाउट होगा क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब अगला सेशन मेरा ट्यूसडे को होगा, अगला सेशन मेरा ट्यूसडे को होगा, तो ट्यूसडे को हम जीएसटी के बैलेंस 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लेके पूरा का पूरा पेपर हम ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह, ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। उससे पहले आपने बस रिवीजन करनी है, पेपर करने हैं, और मैंने पूरा का पूरा बना के डाल दिया है कि कौन से स्टूडेंट दरबार में क्या क्या चीजें मैंने करवाई हैं। उसके बेस पे अगर आप अभी भी कर लोगे, अभी भी टाइम है, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर आप अभी भी लाइटली लोगे तो सर फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, आपको ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, नहीं अच्छी लगे बेकार लगे तो देख लेना, अगर आपको डिसलाइक करना हो, बट मत करना। ठीक है बेटा, करते हैं 3-4 बच्चे मैंने देखे हैं, उनको कहने से कोई फायदा नहीं है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे तो अपना हार्डवर्क करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय माता दी।